हेलो एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CCTNS सर्वर इंस्टॉलेशन की। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या फिर आप CCTNS पर काम करते हैं। देखिए, CCTNS जब 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ था तब उस पर इतने काम नहीं होते थे, और तब हम लोग जो भर्ती हुए थे कुछ ही की तादाद में थे, 500-600 लोग थे, और तब हम लोग को सिखाया गया था। आज CCTNS अपने एडवांस मोड पर चल रहा है। CCTNS GD हर चीज़ बहुत ज़्यादा आगे पहुंच गई है, और ऐसे में सर्वर को फिर से बनाना, क्योंकि वक्त बे वक्त वायरस आ जाता है या कंप्यूटर हार्डवेयर एडवांस होता जा रहा है, नया सिस्टम आ रहा है, हम पुराने सिस्टम को रिप्लेस करना चाह रहे हैं। इन सब चीज़ों को हमें फिर से नया सर्वर इंस्टॉल करना होता है। दिक्कत आती है जो नए हमारे साथ के लोग आए हुए हैं, उनको उतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि जब वो आए हैं तो CCTNS ऑलरेडी अपने इतने एडवांस मोड पर पहुंच चुका है कि उनको पता ही नहीं होता है कि करना क्या है और कैसे करना है, और ना ही इस चीज़ को सिखाया भी जाता है। लेकिन जब जब उनके सामने प्रॉब्लम आती है तो वो बहुत परेशान होते हैं। आज का वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा कि सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है। मैंने आपको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल करके दिखाया है। ये सॉफ्टवेयर आपको ना प्ले स्टोर पर मिलेगा ना किसी भी विंडो स्टोर पर मिलेगा, क्योंकि ये NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रोवाइड किया गया सॉफ्टवेयर है, जो सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना है। तो ये आपको अपने कंसर्न पुलिस अथॉरिटी से ही मिल जाएगा। एक बार जब आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा तो उसका प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है। अब पासवर्ड भी आपको आपके जो गवर्निंग अथॉरिटी है वही आपको बता देंगे। ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताया है, ताकि जिसकी मदद से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप मत देखिएगा तो इसको याद ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम आएगी तो आपके वीडियो बहुत काम आएगा। बाकी आप चलते हैं वीडियो को कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको और थोड़ा फैला दीजिएगा अपने साथ के लोगों को, क्योंकि प्रॉब्लम आती ज़रूर है सर्वर इंस्टॉलेशन की। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। सबसे पहले आपको जो ये फ़ोल्डर है आपका सॉफ्टवेयर वाला, इसमें जाना है, और इसमें जाने के बाद आप देख पाएंगे विंडोज़ बैच फाइल नाम का एक बैट फाइल होगी CCTNS के नाम से, 2 KB की साइज़ होगी। इसको आप जब राइट क्लिक करेंगे तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका एक डॉस कमांड ओपन हो जाएगा। फिर प्रेस एनी की टू कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। इसमें आप कुछ भी बटन ABCD कुछ भी आप छू सकते हैं, दबा सकते हैं। अब आपका जावा इंस्टॉल हो रहा है। जावा अब आपसे नॉर्मल जैसे आप सॉफ्टवेयर कोई और इंस्टॉल करते हैं वो मांगेगा, आप नेक्स्ट का ऑप्शन दबाएंगे, और नेक्स्ट का बटन दबाते ही अपने आप वो अपना काम करना शुरू कर देगा। इस पूरी प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेटली आपको 15 से 20 मिनट का टाइम लग सकता है। सर्वर इंस्टॉलेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, तो इसमें कोई भी प्रोसेस मिस नहीं होना चाहिए। ये आपका डेस्टिनेशन फाइल फोल्डर है, जो आप ना पूछ रहा है कि उसकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आता है। आपको बस नेक्स्ट दबा देना है। ये आपका जावा इंस्टॉल हो गया है, जो कि आपका फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको बहुत ही पेशेंटली ठहरे रहना है। आपको कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, ना इसको आगे बढ़, इसको छोड़िएगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब और एक और जो है डॉस विंडो आ गई है। फिर कहा जा रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, कोई भी बटन आप दबाएंगे, देखिए लिख के आ गया स्पेसिफाइड वैल्यू वाज सेव्ड। अब हमारा जो बैकएंड है जहाँ पे डेटा हमारा स्टोर होता है, MySQL, अब इसको इंस्टॉल करना है। आई एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट। यहाँ मैंने आपका कंप्लीट किया है, लेकिन आप कंप्लीट नहीं, आप टिपिकल करिएगा। मैं आपको दिखाऊंगा इस प्रोसेस को, क्योंकि मैं भी बहुत ज़माने बाद इंस्टॉल कर रहा था तो मुझे उतना आइडिया नहीं था। आई थॉट कि कंप्लीट में सब आ जाएगा, लेकिन आपको टिपिकल करना है। ये बात आप याद रखिएगा। ये अभी मैं आगे बताऊंगा कि ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ। डिटेल्ड कॉन्फ़िगरेशन में और स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन में हमको स्टैंडर्ड चुनना है। यहाँ एक चीज़ आ गई है, इंस्टॉल विंडोज़ एज अ सर्विस MySQL, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और ये इंक्लूड बिन डायरेक्टरी को आप टिक कर देंगे, ये टिक नहीं रहता है। यहाँ पर एक पासवर्ड होता है, जो कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपको बताएगा कि इसका पासवर्ड क्या होना है, और इसके नीचे देखिए वही सेम पासवर्ड रहेगा। यहाँ आपको टिक करना है इनेबल रूट एक्सेस फ्रॉम रिमोट डिवाइस मशीन्स। इसका क्या मतलब है मैं आपको बाद में बताऊंगा।
ये क्रिएट एन एनोनिमस अकाउंट, इस पे क्लिक नहीं करना है क्योंकि ये आपकी सिक्योरिटी को खतरा है। इनेबल रूट एक्सेस फ्रॉम रिमोट मशीन्स इसलिए हमें करना है कि अगर मान लीजिए कभी आपका कुछ ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ी होती है तो रिमोट से कोई अगर देखना चाहेगा तो अगर आप उस ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे तो वो रिमोट पे नहीं ले पाएगा। अब देखिए ये यहाँ पर हमको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट में आपका नॉट रिस्पॉन्डिंग आ सकता है, हालांकि नई मशीन है, एकदम नया सीपीयू है, लेकिन फिर भी आ सकता है। ये विंडोज 10 का आपका सिस्टम चल रहा है और अब जो है जैसे जैसे होगा ये अपने आप अप्लाई सिक्योरिटी सेटिंग्स हो रही है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन देखिए ये हो गया है। अब फिर से हम प्रेस एनी की टू कंटिन्यू कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक एरर आ गई है, ठीक है। तो इस तरह की एरर हो सकता है कि आपकी आए। फिर से हम प्रेस एनी की टू कंटिन्यू करेंगे। अब हम फिर से वही स्टेप करेंगे। हमने डबल क्लिक कर दिया या राइट क्लिक कर दिया, यहाँ पर फिर से कहेगा इंस्टॉल करने के लिए, तो हम ए दबा देंगे, ऑल मतलब फिर से हो जाएगा। तब मैं वो सारा स्टेप आपको नहीं दिखाऊंगा, इसको मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना चाहता हूँ। ये आपके सामने हर चीज़ होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी आपने देखा कि जावा इंस्टॉल हो गया, फिर से हम री इंस्टॉल कर दे रहे हैं। इस री इंस्टॉल करने के बाद फिर से ये आ जाएगा, ये सारी चीज़ें। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये सब है इसमें, मगर मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ये मैं एकदम साफ बता दूं आपको। अब ये बंद कर दिया, फिर से करेंगे जो मैं आपको पहले बात बता रहा था। इसमें बस वही करना है और कुछ नहीं करना। ये सब बस मैं ऑप्शन चेक कर रहा था कि ये एरर क्यों आई है, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब प्रेस एनी की टू कंटिन्यू हो गया। यहाँ तक हम पहले भी आ चुके थे अब, लेकिन ये बिन बन गया है, इससे पहले नहीं बना था। अब हम प्रेस एनी की टू कंटिन्यू करेंगे तो अब ये हमारी एक डायरेक्टरी फाइल बन गई। अब यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें भरी हुई हैं। पासवर्ड आपका आपका एडमिन बता देगा कि क्या पासवर्ड है। यहाँ पे एसक्यूएल फोल्डर का आपको पाथ देना है। तो याद रखिएगा कि अगर आपका सिस्टम विंडोज 7 है, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि वो भी डिसकंटिन्यूड हो रहा है, तो वहाँ पर जो है दूसरा पाथ रहेगा और विंडोज 10 के लिए दूसरा पाथ रहेगा। ब्राउज के ऑप्शन में आपको जाना रहेगा और पासवर्ड डालने के बाद अब आप ब्राउज का ऑप्शन क्लिक करेंगे। फिर माई कंप्यूटर्स में या सी ड्राइव में आएंगे। सी ड्राइव में आने के बाद आप प्रोग्राम फाइल्स, अगर आप विंडोज 7 है तो आएंगे, अगर विंडोज 10 है तो प्रोग्राम फाइल्स x86 में आएंगे। इसमें MySQL में आएंगे, MySQL सर्वर 5.5 और फिर बिन दबा के छोड़ देंगे। फिर आप इस वैल्यू को सेव कर देंगे। ऑलराइट, तो जब आप इस वैल्यू को सेव कर देंगे तो ये जो है वहाँ पर ये पाथ ले लेगा। जो आपका जो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर है जावा और जो बैक एंड सॉफ्टवेयर है MySQL, उसको ये आपने पाथ इसको करा दिया। अब यहाँ पर जो आप ये एग्जीक्यूटिंग DB स्क्रिप्ट है, इसको मैंने फॉरवर्ड कर दिया है। ये एटलीस्ट इट विल टेक 4 to 5 मिनट्स। तो इसको मैंने 15 सेकंड में समेट दिया है। आप इसको एकदम छोड़ दीजिएगा, इसमें टाइम लगता है। आपकी जो डेटाबेस की जो स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट हो रही है और अब जैसे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी तो अब देखिए फिर एक नई विंडो खुल के आ गई है जावा की, और इस जावा की में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। और फिर जो है यहाँ आपको पासवर्ड दे देना है डेटाबेस का। पासवर्ड देने के बाद अब आपका जो है पूछ रहा है पाथ ऑफ डायरेक्टरी, केस स्टेट URL और रिपोर्ट फोल्डर। तो यहाँ पहले हम आ जाते हैं पाथ ऑफ एप्लीकेशन डायरेक्टरी। इसकी एप्लीकेशन डायरेक्टरी क्या है कि वो एक्सेस कहाँ से करेगा जावा। तो हम सी ड्राइव में आ जाएंगे और सी ड्राइव में आने के बाद सी ड्राइव में आते हैं डेस्कटॉप पर। जी आ गई सी ड्राइव में CCTNS एप्लीकेशन, इसको क्लिक करेंगे और फिर जो है यहाँ पर छोड़ देंगे। रिपोर्ट फोल्डर वो फोल्डर होता है जो सी ड्राइव में आप कहाँ सेव करेंगे। तो सी ड्राइव में फिलहाल हमारे इसमें कोई दूसरी पार्टीशन नहीं। अगर आपके पास पार्टीशन हो तो आप D या E का चुनाव करिएगा। फिलहाल मेरे पास नहीं है तो सी ड्राइव में ही करते हैं। अब सी ड्राइव में हम इसमें एक फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर बना लेते हैं, जिसमें हमारी सारी CS, FR, FIR सबसे वो, इसको आप चाहे सिंपली तो रिपोर्ट नाम दे सकते हैं
और अगर आप रिपोर्ट नहीं देना चाहते हैं तो आप इसमें जा करके FIR CS जो भी आप नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं फ़िलहाल तो इसमें FIR CS FR केस डायरी रिपोर्ट फोल्डर का नाम दे रहा हूँ और इसको हमको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा अब जो भी PDF क्रिएट होगी वो इस फोल्डर में आके स्टोर हो जाएगी। यहाँ पर अब अपने स्टेट का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपने पुलिस स्टेशन का नाम चुन ले रहे हैं। तो ये हो गया है। अब यहाँ एक CAS स्टेट URL है। इससे क्या मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसके बगैर आपका कोई भी डेटा ऑफलाइन से ऑनलाइन नहीं होता है। इसका एक पार्टिकुलर URL होता है और वो URL अभी मैं बता रहा हूँ। इसका महत्व क्या होता है मैं इस पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब तक वो ये स्टेट URL नहीं पाएगा आपका डेटाबेस, तब तक ये ऑनलाइन जो VPN से हम लोग कनेक्टिविटी रहती है, ये जो हम लोग को वर्चुअल नेटवर्क मिला हुआ है, उससे ना आपका कोई आपके जो डेटा सिंक होगा, ना आपका FIR सिंक होगी, ना कैरेक्टर सिंक होगा, कुछ भी ऑफलाइन से ऑनलाइन और ऑनलाइन से ऑफलाइन का जो पाथ होता है वो सिंक नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको कोई एक्सेस भी नहीं कर सकता है क्योंकि ये पब्लिक डोमेन का नहीं है। ये क्योंकि सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए है, तो ये जो IP है ये फ़र्क होती है। ये IP क्या होती है? IP मैं आपको बता रहा हूँ। ये स्टार्ट होती है 10 से और जब तक ये IP नहीं पाएगा तब तक ये काम नहीं करेगा किसी और चीज़ में। तो 1 मिनट, मुझको याद नहीं है, देखना पड़ेगा कि एक IP क्या है। 1 मिनट का समय लगेगा। ये IP बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना जान लीजिए। अगर आप इसमें IP नहीं डालते हैं और आप सेव कर देते हैं, ये देखिए IP मैंने ले लिया है, ये IP आप नहीं डालते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि आपका पूरी मेहनत बेकार जाएगी क्योंकि डेटा आपका सिंक नहीं होगा। इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। नॉर्मल आदमी इसको एक्सेस ही नहीं कर सकता है, तो इसको डरने की बात नहीं। बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये 48, ओके, ये थोड़ा और छोटा कर दे रहा हूँ, 28। ये आपका URL है। तो इस URL की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस URL को डालने के बाद हटा दे रहा हूँ मैं इसको। अब यहाँ पर हमको सेव करना है। ये वैल्यू सब भर गया है, ये वैल्यू हमने सेव कर ली और ये हमारा पुलिस स्टेशन ID कन्फिगर हो गया। ये कि ये इस ID से ये हमारा पुलिस स्टेशन कन्फिगर हो गया। अब ओके दबाएंगे और एप्लीकेशन कन्फिग्रेशन सेव सक्सेसफुली। अब हम फिर एंटर कर देंगे क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा ये जो सर्वर है वो इंस्टॉल हो चुका है। ये देखिए, ये लोगो बन के आ गया है। अब इसको ये अनेबल टू कनेक्ट विद डेटाबेस इसलिए बता रहा है क्योंकि अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है। तो वो जो डेटाबेस जो आपने नए सिस्टम्स को बनाया है, तो जो पुराना वाला सिस्टम है उसमें आपको लाना पड़ेगा। उसका मैं तरीका बता दे रहा हूँ। जब आपके पास वो डेटा होगा तो यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देंगे। कैपिटल से था इसलिए बंद हो गया। तो इसमें हम जब वो हमारे पास डेटा आ जाएगा तो इसे पासवर्ड डाल देंगे। अब इसको रिस्टोर कैसे करना है मैं आपको बहुत आराम से बता रहा हूँ। देखिए, आपका इंटर के ऊपर और बैक स्पेस के नीचे एक बटन होता है जिसे हम लोग बैकस्लैश कहते हैं। तो बैकस्लैश में अक्सर बड़े कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि जो सेमी कॉलम के बीच में होता है एक क्वेश्चन मार्क के नीचे, उसको भी बैकस्लैश कहते हैं, फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वर्ड है। आप यह याद रखिए कि बैक स्पेस के नीचे और इंटर के ऊपर वाला जो बटन है आपको उसको दबाना है और एक डॉट लगाना है क्वेश्चन मार्क के जस्ट बगल वाला, और उसके बाद उस फाइल को ड्रैग कर देना है। बस यही चीज़ होती है। ये आप कर देंगे, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपका सर्वर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया।